नमस्कार साथियों। वर्तमान समय में पूरे देश के अंदर सदस्यता सत्यापन मेंबरशिप वेरिफिकेशन के चुनाव का माहौल है। कुछ आयुध निर्माणियों में ये चुनाव संपन्न हुआ है। अधिकांश ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ये चुनाव आने वाली 27 तारीख को होना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अलावा दूसरे डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स में, दूसरे डायरेक्टरेट्स में काफ़ी जगह ये चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन 60 से 65% वोट प्राप्त करके एक प्रमुख और अग्रणी संगठन बना हुआ है। साथियों, आने वाली 27 तारीख के चुनाव के मतदान के मद्देनज़र आप लोगों से कुछ बात करना चाहता था। साथियों, ये चुनाव निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, कार्य समिति के चुनाव से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 जनवरी को जो चुनाव होने वाला है, जिन जिन निर्माणियों में ये चुनाव होगा, प्रमुख रूप से हमारी फैक्ट्री ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में भी ये चुनाव 27 तारीख को होगा। 27 तारीख के चुनाव का परिणाम, ओवरऑल जो परिणाम रहेगा पूरे देश के पैमाने पर, वो ये तय करेगा कि आपके इस्तकबाल को, आपके भविष्य को कौन सा संगठन, कौन सी यूनियन, कौन सा फेडरेशन बेहतर तरीके से लड़ रहा है और आने वाले समय में लड़ता रहेगा। साथियों, वर्तमान समय में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारियों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो निगमीकरण, कारपोरेशन। कोविड काल में जब वर्तमान वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के साथ में आयुध निर्माणियों का निगमीकरण किया, उस दिन से लेके और अभी तक ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन उसके खिलाफ लगातार लड़ रहा है। और ऐसे ही ज़मीन पे ही नहीं, अदालत में भी लड़ रहा है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक कोर्ट केस किया और उसमें फेडरेशन ने अपनी तरफ से महत्वपूर्ण तथ्य रखे, जिसको कि हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने सुना भी और सरकार के पक्ष को आने के लिए, उसमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए उनसे भी आग्रह किया। बहस के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को एक मजबूर होकर एफिडेविट फाइल करना पड़ा कि हम आयुध निर्माणी के कर्मचारियों को तब तक निगमीकरण में तब्दील नहीं करेंगे जब तक कि स्वयं उनकी सहमति नहीं होगी, या सरकार जो विकल्प पत्र आपको देगी उसमें जब तक कर्मचारी स्वयं सहमत नहीं होगा, तब तक किसी भी हाल में किसी भी कर्मचारी को निगम का कर्मचारी नहीं बनाया जाएगा। ये एक उपलब्धि है फिलहाल, लेकिन संघर्ष अभी जारी है, लड़ाई लंबी है, और लड़ाई लंबी है तो निश्चित रूप से लड़ी जाएगी, पूरे जोर से लड़ी जाएगी। साथियों, दो संगठन और भी हैं रक्षा क्षेत्र में। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अलावा दो और संगठन है, दो और फेडरेशन है, जिनमें से एक तो सरकारी है। सरकारी से मेरा तात्पर्य कि वो सरकार के इशारों पे काम करता है। सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो कर्मचारी के विरोध में जो नीतियां होती हैं, उनकी भी मुखालफत करने में संकोच करता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन उन्हीं समस्याओं को पूरे पुरजोर तरीके से उठाता है, हर लेवल पे लड़ता है, संघर्ष करता है। लेकिन जो सरकारी संगठन है, जिनका महामंत्री लंदन जाता है
सरकारी खर्चे पर लंदन जाता है। किसी भी कर्मचारी को, किसी भी ट्रेड यूनियन संगठन के कार्यकर्ता को, नेता को कोई भी आपत्ति नहीं होती अगर उनका महामंत्री बतौर जनरल सेक्रेटरी बीपीएमएस कहीं भी जाते, लेकिन वो एक आम कर्मचारी की तरह विदेश यात्रा पे भ्रमण करने के लिए गए। एक एग्ज़ामिनर का पोस्ट को होल्ड करते हैं वो, तो एज ए एग्ज़ामिनर वो लंदन में मशीन गन्स को चलाने के लिए, दिखावा करने के लिए गए। ये शोभा नहीं देता, इतनी बड़ी पोस्ट पे रहने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता। हाँ, वो अलग बात होती कि अगर गवर्नमेंट ने आपको आईएलओ जैसे संगठन में सरकारी खर्चे पे भेजा होता तो हमें भी शायद आप पे गर्व होता, लेकिन शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। और जो दूसरा संगठन है साथियों, एक सरकारी है, दूसरा दरबारी है। दूसरे संगठन का जन्म ही हुआ सरकार के इशारों पर नाचने के लिए, चाहे वो किसी की सरकार हो, जिस राजनीतिक पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, उनकी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो। उनका जन्म ही हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर कि ये लाल झंडे के लोग हैं, हमेशा मुखालफत करते रहते हैं, आप एक फेडरेशन बनाएंगे, हमारे पक्ष में कुछ बात करेंगे। तब से लेके वो अपने उन्हीं सिद्धांतों पे चलते चले आ रहे हैं। और आप सबको पता है कि बीते दिनों जब कॉरपोरेशन के खिलाफ लड़ाई में तीनों फेडरेशन भाग ले रहे थे, तो ये दरबारी संगठन, ये उनके दरबार में आत्मसमर्पण कर दिया, कॉरपोरेशन को एग्री किया। कॉरपोरेशन को एग्री करने के बाद, कॉरपोरेशन को एग्री करने के बाद उन्होंने ऐसा काम किया जिसको सुन के आपको निश्चित रूप से शर्म आती होगी, निश्चित रूप से आपने देखा भी होगा। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ दिखता है। जो वो डिमांड कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन में आने के बाद उनकी सेवा शर्तों की सुरक्षा के लिए कितना उनको एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, कितना उनको एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाए, जबकि अभी ये मुद्दा नहीं है। आज हमारे सर्वाइवल का इशू है। हम कॉरपोरेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। इन निर्माणियों का, इन संगठनों का की जो संरचना है वो आर्थिक आधार पर नहीं की गई थी, देश की सेनाओं को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। इसमें आप लाभ हानि नहीं जोड़ सकते, लेकिन मौजूदा सरकार है, बहुमत की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन साथियों, हमें तो लड़ना है। लाल झंडा, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, पैराशूट फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ यूनियन लड़ने में विश्वास रखती है। वो लड़ेगी, अंतिम सांस तक लड़ेगी। कॉरपोरेशन के खिलाफ ये लड़ाई बंद नहीं होगी। आज जो बहुमत है उससे ज़्यादा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्यूचर में जीत के आते हैं तो भी इस लड़ाई को बंद नहीं किया जाएगा। कितना भी बड़ा कोई तानाशाह आ जाए, आप फांसी पे लटका दे हमें, तो ज़रूर हमारी लड़ाई हमसे बंद हो सकती है, लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन अंतिम समय तक ये लड़ाई लड़ेगा। साथियों, तो दूसरा प्रमुख विषय है न्यू पेंशन सिस्टम। वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप सबको पता है, मैं दोहराना नहीं चाहता उन सब बातों को। 2004 से वो लागू हुई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिसंबर 2003 में उसका नोटिफिकेशन जारी किया। तब से लेके ये संघर्ष चला आ रहा। अभी पिछले साल 26 सितंबर 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने एक बहुत बड़ी रैली की। उसके बाद
10 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक बार फिर बहुत बड़ी रैली की। लाखों लोग थे उस रैली में, भीड़ का अंदाज़ा नहीं लग पाया, बस ये कि लोग लाखों में थे। किसी मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, लेकिन फेडरेशन ने अपना संघर्ष कम नहीं किया। अगस्त के बाद प्रत्येक माह की 21 तारीख को अपने अपने संस्थानों के बाहर गेट मीटिंग और प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिर अभी 8 से 11 जनवरी में क्रमिक भूख हड़ताल का सफल आयोजन भी किया गया। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो ये 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम हमने किया वो पूरी ईमानदारी से किया। भूख हड़ताल ही नहीं, अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने पानी भी नहीं पिया। पहले दिन 8 तारीख को ही था। किसी ने नहीं देखा होगा, कोई भी आके चैलेंज कर सकता है। फेडरेशन हो या फेडरेशन का कोई भी कार्यकर्ता हो, फेडरेशन के दिशा निर्देश पर अगर कोई कार्यक्रम आता है तो हम उसको पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं। आपने देखा होगा पैराशूट फैक्ट्री के गेट पर JFORPS में दरबारी संगठन भी है, उनकी अनुयायी यूनियन भी है। उन्होंने भी 4 दिन का क्रमिक भूख हड़ताल के कार्यक्रम के आयोजन का नाटक किया। किससे छुपा है? 8 तारीख को उनका बैनर, छोटा सा एक बैनर, वो क्रमिक भूख हड़ताल में था। 9 को भी बैनर भूख हड़ताल में था, 10 को भी था। 3 दिन सिर्फ बैनर लगा रहा, बैनर भूख हड़ताल में शिरकत किया। और वो बैनर तो जीवन कभी भी, कितने भी साल भी भूख हड़ताल पे बैठा रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, आप टांग दीजिए। हमारे लोग 4 दिन लगातार बैठे और प्रत्येक दिन, पिछले दिन से अगले दिन कर्मचारियों की संख्या में इजाफा ही हुआ। किसी को बोलने की आवश्यकता भी नहीं हुई, लोग अपने आप आए। लेकिन फिर आपने क्या किया, 11 तारीख को चंद लोगों को जमा करके उसके सफल आयोजन का नाटक किया और शायद फेडरेशन को भेज दिया होगा। लेकिन पैराशूट फैक्ट्री एम्प्लॉइज यूनियन और उसका एक एक कार्यकर्ता जो भी फेडरेशन का प्रोग्राम होता है, दिशा निर्देश के अनुसार उसको आयोजित करता है और वही फोटोग्राफ्स, वही चीज़ें फेडरेशन तक भेजता है जो कि वास्तव में करता है। किसी प्रकार का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। किससे कर रहे हैं दिखावा? हमारी अपनी लड़ाई है, अपने आप से दिखावा करना है। मत बैठिए, कौन सी मजबूरी है, कौन दबाव दे रहा है? अभी आने वाली 2 तारीख को, 2 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल की तारीख भी तय हो जाएगी। साथियों, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन और उससे एफिलेटेड सभी यूनियंस पूरे देश में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस अनिश्चितकालीन हड़ताल में भाग लेंगी। परिणाम कुछ भी हो, कितना भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानियां आएं, लेकिन हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई है, उसको हमें लड़ना है। कोई दूसरा बाहर से लड़ने नहीं आएगा, हमको ही लड़ना पड़ेगा और हम लड़ेंगे। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का क्लियर मैसेज है दोनों मामले में, चाहे वो न्यू पेंशन सिस्टम हो, चाहे वो कॉरपोरेशन का मुद्दा हो। वैसे भी फेडरेशन का इतिहास है, उसने जिस भी इशू को एक बार उठाया, जब तक सेटल नहीं हुआ, जब तक उसके पक्ष में निर्णय नहीं हुआ, वो बिंदु एजेंडा पॉइंट से कभी हटता नहीं। कुछ मामलों में वर्षों लगे,
300 दिन की छुट्टियां हासिल की, 300 दिन का लीव इनकैशमेंट, वर्षों लगे लड़ाई लड़ने में, लेकिन मिला। आज की तारीख में जितना जो कुछ भी हम लोग को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ संघर्षों के बदौलत मिल रहा है। यूं ही कोई नहीं देता। माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को जब तक नहीं रोता है। हम बड़े हैं, हम रोते नहीं, हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके हासिल भी करते हैं और हासिल किए हैं, आगे भी करेंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, आप सभी को, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने जो केस किया है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, फेडरेशन भी पूरा ईमानदारी से उस केस को लड़ रहा है और उस केस की वजह से चाहे वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, आज ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम सरकारी सेवा में एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय भर्ती हुए थे और निश्चित रूप से हम एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही रिटायर होंगे। और पेंशन हमारा अधिकार है, पेंशन हमारा हक है, किसी ने हमको भीख में नहीं दिया, वो भी लड़ के हासिल किया था 1972 में। एक बार फिर आपसे छीनेंगे, एक बार फिर आपको देना पड़ेगा, आपको मजबूर करेंगे, आपको देना पड़ेगा। कहाँ जाएगा ये युवा साथी हमारा, जिसको कि अचानक 60,000 70,000 रुपये सैलरी मिलती है, उस 3,000 4,000 रुपये पेंशन में कैसे गुजर करेगा? तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? वही लड़ेगा ना जो प्रभावित है। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि इस लड़ाई में जो सहभागिता है, वो जितने लोग न्यू पेंशन सिस्टम में हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग जो पुरानी पेंशन व्यवस्था में है वो लोग भी संघर्ष के मैदान में साथ में हैं, क्योंकि कोई भी संघर्ष एकता के दम पे ही जीता जाता है। साथियों, पैराशूट फैक्ट्री में 27 जनवरी को मेंबरशिप वेरिफिकेशन का इलेक्शन होना है। मैं अपील करना चाहता हूँ आप सबसे, निर्माणी के अंदर जितना भी ट्रेड यूनियंस हैं, उन ट्रेड यूनियंस के कुछ लीडर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, किस यूनियन के कौन कौन से लोग आपको रोज़ दिखाई देते हैं, कौन से लोग प्रतिदिन एलबी इस्टेब्लिशमेंट, अकाउंट, पेंशन, इन सब विभागों में, अनुभागों में जाते हैं, ये आप सोचिएगा। मैं कार्य समिति की चुनाव की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज़ है, वो जब आएगा तो वो भी लड़ेंगे। कार्य समिति का चुनाव खत्म हो, उससे पहले और उसके बाद पैराशूट फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ यूनियन के लीडर्स की जो दिनचर्या है, वो प्रत्येक दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता वर्किंग डे का कि जो पब्लिक ग्रीवांसेस में, पब्लिक के बीच में नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि चुनाव के बीच में वो उग आते हैं कुछ लोगों की तरह, लोग नहीं बोलते उनको, चुनावी मेढक नहीं है वो। आपको शायद याद होगा जब पिछला चुनाव से पहले कार्य समिति में नहीं थे हम लोग, लेकिन तब भी हमारी दिनचर्या हूबहू वही थी जो आज है, क्योंकि हमें अपना कर्तव्य पता है, हमें मालूम है कि हमें अपना कर्म करना है। मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, आप उन चेहरों को दिमाग में लाइए
कि जो पब्लिक के बीच में रहते हैं उनकी क्या कार्यशैली है, कार्य करने का क्या तरीका है, किस तरीके से वो आपके ग्रीवांसेस सेटल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप रात में एकांत में सोचिए, बैठिए, खुद आकलन कीजिए, इसके बाद 27 तारीख को वोट करने जाइए। अगर आपको लगता है कहीं से कि पैराशूट फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ यूनियन पैराशूट फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करती है, आपके सुख दुख की सहभागी रहते हैं, हमेशा आपके सुख में आपके दुख में हर समय आपके साथ रहते हैं, आप जब भी बुलाते हैं, कहीं से भी पता भी चलता है कि आप मुश्किल में हो, कोई ना कोई यूनियन का लीडर कार्यकर्ता आपसे संपर्क ज़रूर करता है। आप सोचिए, रात को सोचिए, मतदान करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए, उन चेहरों को दिमाग में लाइए कि जो आपके बीच में रहते हैं या नहीं रहते हैं। यूनियन बना लेने से कुछ नहीं होता साथियों। यूनियन तो 2-4 हज़ार में बताते हैं लोग कि वो बन जाती है, चलती भी रहती है, लेकिन बड़ी बात है कि कर्मचारियों के ऊपर अपना विश्वास जमाना, अपना विश्वास हासिल कर पाना। 2004 में जब मैंने ज्वाइन किया था निर्माणी में, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल कम्युनिस्ट नहीं था। फिर हमने लाल झंडा क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि हमने देखा कि लाल झंडे के लोग, उनका काम करने का अंदाज़ क्या है, उनके नॉलेज का स्तर क्या है, वो सब देखने के बाद ही हमने ज्वाइन किया। अब उत्तर भारत में कानपुर जैसे शहर में कौन है? लाल झंडे को पॉलिटिकली कौन पूछने वाला है इधर? लेकिन निर्माणी के अंदर जो दूसरी यूनियंस हैं, हमें नहीं अच्छा लगा, उनका कार्य करने का तरीका नहीं अच्छा लगा, तो हमने ज्वाइन किया, संगठन को ज्वाइन किया। और आज आप सबसे यह अपील करता हूं कि आने वाली 27 तारीख को साइकिल चुनाव निशान पर मुहर लगाइए, पैराशूट फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ यूनियन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को मजबूत बनाइए, क्योंकि यही एक ऐसा संगठन है, वही एक ऐसा फेडरेशन है जो कि आपके इस्तकबाल को बुलंद रखने में सक्षम है। दूसरा कोई ऐसा संगठन नहीं, सिर्फ बातें करते हैं। एनपीएस में ये लोग भी गए थे, 4-6 हज़ार लोग थे शायद, एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, लेकिन फिर भी सरकार हिल गई। माननीय वित्त मंत्री ने बुला लिया, टेबल डिस्कशन भी हुआ। टेबल डिस्कशन में आप लोग शायद सहमत भी थे, आप खुल के नहीं बोलेंगे हमें पता है, लेकिन आपने खंडन भी तो नहीं किया। तो तेलंगाना मॉडल का जो कमेटी का रिकमेंडेशन आने वाला है, फाइनेंस सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप में जो सोमनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन आने वाला है, आप कहीं ना कहीं उस पर भी सहमत हैं। लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में समझौता करने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, न रुकने वाली नहीं है। हम ना झुकेंगे, न रुकेंगे, लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आपका पेंशन के लिए लड़ेंगे, कारपोरेशन से मुक्त कराने के लिए लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वी विल फाइट, वी हैव ऑलवेज फाइट। हमने हमेशा संघर्ष किया है और आगे भी करेंगे। आपसे इतना अपील करते हुए आने वाली 27 तारीख को होने वाले सदस्यता सत्यापन के चुनाव में पैराशूट फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ यूनियन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को मजबूत बनाएं, ताकि आप
का अपना भविष्य भी सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।